चालू करते हैं क्लास। पिछली लास्ट क्लासों में मैंने आपको पढ़ाया था, 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ मैं सीएमए के। ठीक है, एक्चुअली क्लास इसलिए नहीं डल पाई क्योंकि लैपटॉप ख़राब हो गया था। ठीक है, डेटा भी उड़ गया था, काफ़ी दोबारा से बनाया आपके लिए। हम तीसरे चैप्टर पे आ गए थे डिविडेंड वाले के लिए। डिविडेंड के मैंने नोट्स वगैरह ये बना दिए। देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पर सीएमए का एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है। सीएमए में 4 मार्क्स के अराउंड एक क्वेश्चन हर बार आता है। मोस्टली चांसेस रहते हैं कि आपका एग्ज़ाम में आएगा। और ये जो सीरीज चालू कर रखी है, इससे पहले मैं 3 क्लासेस डाल चुका हूँ, 2 चैप्टर करा चुका हूँ। इसमें सिर्फ मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ विद आईसीएमई का सिलेबस। ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है? ओल्ड सिलेबस वाले भी देख सकते हैं, न्यू सिलेबस। जहाँ चेंजेस हैं, अभी तो मैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। ये मैं आपको यही बता दूँ कि 2-3 बच्चों का फ़ोन आया था। सिलेबस आपका 15 सितंबर तक मैं ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, ये इतना करके चले जाओगे, आपको गारंटी कह रहा हूँ मैं, आपको 60+ मार्क्स आपके आ जाएंगे। आपको सिर्फ करना सिस्टमेटिक तरीके से है। ठीक है, जिसने मेरी क्लास नहीं देखी पहले वो क्लास देख ले, नहीं तो ये समझ में आएगा, कम आएगा। बट हाँ, अगर डिविडेंड ही देखना है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या है, वो सारी चीज़ें मैं डाल चुका हूँ इसके अंदर। ये आपके न्यू सिलेबस की बुक है। ठीक है, ये सारी हम चीज़ें पढ़ चुके हैं पहले। आज हम डिविडेंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे। डिविडेंड चैप्टर निकाल लेते हैं, 1 मिनट दीजिए। ये जो मैं करा रहा हूँ इसमें मक्खन ही मक्खन है, मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको। लॉ के लिए आपको फालतू के पैसे बर्बाद नहीं करने, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है आपको। सारा कुछ है इसके अंदर जो मैं करा रहा हूँ। आपको सब कराऊंगा, सब सारी चीज़ें। लैपटॉप ख़राब हो गया था एक्चुअली, इस वजह से क्लास नहीं डल पाई। अब डेली क्लास आएंगी आपको, एक दिन में छोड़ के, एक दिन में छोड़ के, क्योंकि जॉब होती है तो जॉब में काम तो आपको पता ही है, वो भी करना ज़रूरी है। आपका डिविडेंड चैप्टर आ गया, नो टाइम वेस्ट करते हुए। देखो पहली बात तो ये समझ लो कि ये 1.3 चैप्टर है। आपकी इंस्टीट्यूट की बुक, ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, सब बुक है मेरे पास। स्क्रीन जब मैं दिखाऊंगा सारा कुछ है। अभी तो कुछ चीज़ें डिलीट हो गई हैं, बट सारा कुछ है मेरे पास। आज ही ठीक करा के लाया हूँ लैपटॉप। डिविडेंड 1.3 सीएमए फाइनल का है। सीएमए एक्सक्लूसिव सीएमए को करा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद सीएमए हूँ। ठीक है, तो ये सीएमए के लिए आप चालू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, पढ़ाई करते हैं, ध्यान दो। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये डिविडेंड होता क्या है। अगर आप कोई पहली बार फाइनल का पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो डिविडेंड का मतलब क्या होता है। अब डिविडेंड का मतलब आपको समझना है कि डिविडेंड होता क्या है। तो आप यहाँ पे देखो, डिविडेंड का मतलब मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, यही देख लो, ये जो वर्ड है डिविडेंड, ये हुआ आया कहाँ से, क्या है डिविडेंड का मतलब। डिविडेंड मतलब होता है प्रॉफिट का, प्रॉफिट ही मान लो एक तरीके से। ठीक है, प्रॉफिट मान लो जो कंपनी को होता है। एक कंपनी कई तरह की होती है, जो पुरानी क्लासेस में मैंने बता चुका हूँ। लिस्टेड कंपनी जो होती है, जिनको शेयर मार्केट में लिस्ट होते हैं, उनको हम लिस्टिंग कंपनी कहते हैं। लिस्टिंग कंपनी क्या करती हैं, अपने जितने भी शेयर होते हैं, जैसे मान लो शेयर आपने बेच दिया लोगों के पास, ये इसके मालिक है एक तरीके से, शेयर खरीद लिए, इसने खरीद लिया, इसने खरीद लिया, इसने खरीद लिया, इसने खरीद लिया, शेयर होल्डरों ने इसके शेयर खरीद लिए, जितने भी खरीदे। कंपनी के पास हुआ प्रॉफिट, मान लो 500 करोड़ का बिजनेस करती कंपनी को 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट हुआ तो जो अपने मालिक को पैसा तो वापस देगी ना, ये प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्या करेगी, बांट देगी, और कुछ हिस्से को ये रख लेंगे किसके लिए, आगे फ्यूचर के काम करना है। अगर एक्सपेंड करना है, कंपनी को बढ़ाना है, वो भी शेयर होल्डर से पूछा जाएगा, मीटिंग्स होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी, देन तब जाके हम क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसीजन लिया कि हम ये कुछ हिस्सा, मान लो इसमें से 100 करोड़ हम शेयर होल्डर को बांट देते हैं, कि प्रॉफिट हुआ, हम खुश हैं।
अब ये लोग खुश हैं, आराम से इन्होंने बांट दिया शेयर होल्डर को पैसा। जिसके पास जितने शेयर हैं वो कहता है ना 50 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड बांटेंगे। तो मान लो मेरे पास 100 शेयर है तो 15 रुपये के हिसाब से आ जाएंगे मेरे अकाउंट के अंदर, वो दिखाएगा 1500 क्रेडिटेड। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिविडेंड को बांट देते हैं। अब ये तो हो गया हालांकि थ्योरी लैंग्वेज में, असली इसका मकसद क्या होगा आगे यहाँ पढ़ोगे तो यहाँ पे देखो समझो, थोड़ा सा पहले बुक को समझो, फिर मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पूछते हैं एग्जाम में, क्या पूछेगा वो आपसे, 4 नंबर में देगा क्या, ये भी चीज़ें जाननी है पहले। थ्योरेटिकल भी आना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच भी आना चाहिए। प्रॉफिट एंड असर्टेन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, इन्वेस्टर रिमेन इन्वेस्टेड इन अ कंपनी फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, एग्जाम्पल increase in value of share and dividend is the literally terms means the profit of the company। मैंने आपको बताया था, पहले बताया था कि डिविडेंड कुछ नहीं है, एक तरीके से प्रॉफिट है कंपनी का, विच इज़ नॉट रिटेन इन द बिजनेस, जो कि रिटेन नहीं कर रहे, मतलब मैं बोल रहा ना जो हम 100 करोड़ लगा 100 करोड़ को बांट रहे थे, बाकी हम रख रहे थे प्रॉफिट के लिए आगे के काम करने के लिए इन द बिजनेस, and distribute among the shareholder in proportion to the amount paid up the share held by them। जितना उन्होंने खरीद रखा है, जितना आपने हिस्सेदारी ले रखी है, शेयर का मतलब होता है हिस्सा, आप मालिक हो उस कंपनी के, आपके पास जितने ज़्यादा शेयर होंगे उतने ज़्यादा आप मालिक हो उस कंपनी के। ठीक है, शेयर होल्डर, शेयर होल्डिंग बोलते हैं उसको। जो रिलायंस है, रिलायंस मुकेश अम्बानी की कंपनी नहीं है। मुकेश अम्बानी के डिसीजन क्यों चलते हैं, क्योंकि उस पर 51% से ज़्यादा शेयर हैं, इसलिए वो ज़्यादा कारगर साबित होता है। मतलब कोई भी एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो रिलायंस एक तरीके से उसकी कंपनी हो गई। बाकी तो और भी लोगों के पैसे लगे हुए हैं ना रिलायंस कंपनी के अंदर, 100% होता टोटल 100 में से उसके पास, आप सर्च करो गूगल पे लाइन डालना कि उसने रिलायंस कंपनी के कितने शेयर खरीद रखे हैं, इसलिए उसकी पावर चलती है। जिस बंदे के पास 51% से ज़्यादा शेयर होते हैं उसके डिसीजन ज़्यादा चलते हैं। ठीक है, और थोड़ी चीज़ें हम जब कंपनी लॉ पढ़ेंगे आगे तो सीखेंगे। अमाउंट द शेयर होल्डर प्रोपोर्शन टू द अमाउंट पेड बाय देम, इट डिटरमाइन द अट्रैक्शन फॉर द पर्टिकुलर कंपनी। ये सारी चीज़ें बता रहा है। डिविजिबल प्रॉफिट मीन्स द प्रॉफिट विच इज लॉ अलाउड टू द कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट द शेयर होल्डर बाय वे ऑफ डिविडेंड। देखो कंपनी लॉ ने इसके ऊपर नियम कानून बना रखे हैं कि आप प्रॉफिट का कितना हिस्सा बांट सकते हो। अगर कंपनी को लॉस हो रहा है फ्यूचर में, उसके पास प्रॉफिट पड़े हुए हैं, रिजर्व पड़ा हुआ है, तो क्या वो पैसे बांट सकते हैं। यही सारे क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपसे पूछेगा। कभी कभी क्या करेगा, जैसे अब शॉर्ट ट्रिक पा रहा हूँ, अब बहुत देर होगी तुम्हें सीख लिया अब डिविडेंड। आपको ये चीज़ें यहाँ तक पढ़नी है। कंपनी ने अगर कोई लोग पैसे नहीं दिए किसी की कंपनी, तो वो बांट नहीं सकते। ये क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपको देगा। क्वेश्चन कैसे देगा मैं बताऊंगा। मैनी कंपनीज पे मेजर पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एज ए डिविडेंड वेयर द सम कंपनी रिटेन द प्रॉफिट एज रिजर्व। वो रिजर्व के तौर पर रखते हैं, आगे फ्यूचर में काम करने के रखते हैं। द फॉर्मर इज गुड पे आउट कंपनी एंड लेटर बैड पे आउट कंपनी। शेयर प्राइस में टाइम्स डिपेंड ऑन द डिविडेंड पे आउट पॉलिसी ऑफ द कंपनी। शेयर प्राइस चेंज होता रहता है। अब वो डिविडेंड देखो, अगर CMA में हो भी सकता है, मे भी 1 नंबर में भी दे दे कि एक बात बताइए डिविडेंड को हम डिविडेंड किस सेक्शन के अंदर आता है, तो ये सेक्शन भी याद रखने पड़ते हैं। कभी कभी ये दे देता है। द टर्म डिविडेंड है डिफाइंड अंडर सेक्शन 235 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। द डिविडेंड इंक्लूड एनी इंटरिम डिविडेंड। एक इंटरिम डिविडेंड होता है, फाइनल डिविडेंड होता है। साल के बीच में हम कोई भी डिविडेंड बांट रहे हैं उसे हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। और लास्ट में हम डिविडेंड बांट रहे हैं, जब पूरी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गई तब हम बांट रहे हैं, उसे हम फाइनल डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड हम कभी भी बांट सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर फ्यूचर प्लान्स। वो हमें देखना होगा कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो क्या चाहता है। हर 3-3 महीने में ऑडिट होती है, हम 3 महीने में क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं। 4 क्वार्टर होते हैं साल के अंदर। लिस्टेड कंपनी को कंप्लाइंसेस करने पड़ते हैं। जब हम CV चैप्टर पढ़ेंगे लॉ में तब मैं वहाँ बताऊँगा कि उन्हें कंप्लाइंसेस करने होते हैं और डिस्क्लोज करना होता है क्वार्टर वाइज कि हर क्वार्टर में कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस। तो कंपनी चाहे तो साल में 4 बार भी डिविडेंड बांट सकती है। वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू पॉलिसी कंपनी की क्या है। ठीक है,
which is not retain the business distribution among the shareholders in proportion of paid share capital by held them. Dividend are usually payable for the financial year after the final accounts are ready. After distribute, यहाँ चल रहा हूँ मैं, distributed profit is available and are related to the percentage of the face value of share. Dividend of the financial year of the company which is called final dividend, मैंने जो बताया था, are payable only if the declared by the company at annual general meeting. तो एक नंबर के क्वेश्चन के लिए लगा लेना, डिविडेंड कहाँ बांटा जाता है, फाइनल डिविडेंड को कौन डिक्लेयर करता है और कहाँ पर डिक्लेयर होता है, तो एनुअल जनरल मीटिंग में. ये फाइनल का मतलब ही होगा बाद में, और एनुअल जनरल का मीटिंग का भी मतलब क्या होता है, बाद में. टू रिकमेंड तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कौन रिकमेंडेड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. समटाइम डिविडेंड are also paid to the board of director between two annual general meeting without declaring them at an general meeting which is called interim dividend. साल के बीच में बांटना है तो interim dividend हो गया. interim dividend regularized the AGM. SEBI has introduced disclosure of dividend policy. SEBI ने मैंने बताया, SEBI आ जाएगी भाई, लिस्टेड कंपनी है तो SEBI के रूल्स और रेगुलेशन लगेंगे. क्या करती हैं कंपनियां, गड़बड़ भी कर देती हैं डिविडेंड बांटते समय ना, बहुत से नियम कानून बनाए गए. ठीक है, अब आपको एक नंबर के लिए क्वेश्चन बता रहा हूँ. नॉन प्रॉफिट कंपनीज, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, नॉन प्रॉफिट होते हैं, जिनके प्रॉफिट कमाना उद्देश्य नहीं होता, तो वो कभी भी डिविडेंड नहीं बांटती, उसे अलाउ नहीं है डिविडेंड बांटना. एक्ट आर प्रोहिबिटेड बाय देयर, या हाईलाइट कर लेना, मेरी जो अपनी बुक थी जो मैं पढ़ता था लास्ट 2 साल पहले, पूरी अच्छे से एक एक MCQ, क्योंकि मुझे फेल कर दिया था इन सालों ने. ठीक है, गाली नहीं देनी चाहिए बट इन्होंने फेल कर दिया था. लोग में दिए थे 37. आफ्टर डैट मैंने फिर प्रिपरेशन की अच्छे से, तो आए 60 आए थे, प्लस नहीं 60, एग्जैक्ट 60. तो ऐसी मैं कह रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, किसी टीचर वगैरह ये सारी चीज़ें हैं उनमें पढ़ोगे तो आप इस तरीके से पास नहीं कर पाओगे, है ना. मैं लॉ को याद कराऊंगा तो मैं एक एक चीज़ याद कराऊंगा, एक एक नोट्स दूंगा तरीके से, जो पेपर में आती हैं चीज़ें. यहाँ पे हाईलाइट करो, डिविडेंड का मतलब पता चल गया, थोड़ी सी चीज़ें पता चल गई, बाकी रीड करना है. अब तुम्हें मैं एक चीज़ पे लेके जाता हूँ, डिविडेंड का जैसे मैंने बना रखा है. आप एक चीज़ देखो, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा क्वेश्चन से रूबरू कराता हूँ कि आपके अब तक क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं. पहले तो इसको थोड़ा साफ़ सुथरा कर लें. ये हो गया साफ़ सुथरा आपका, 1 मिनट दो बस. थोड़ा लैपटॉप में कुछ चीज़ डाउनलोड करनी पड़ेंगी, तभी आवाज़ नहीं आएगी आपको. अभी काम चलाना पड़ेगा. देखो एंड चेंज कर लेते हैं. ये पहला क्वेश्चन तो मैंने हालांकि डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, बट मैं अभी तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है. अभी आप देखो ये चीज़, ये देखो, ये चीज़ देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा. ये पहला तो मैं आपको रेफर कर नहीं रहा हूँ. पहला क्वेश्चन छोड़ के मैं दूसरे पे आ रहा हूँ. अभी आपको वो भी कराऊंगा, पहला भी. ठीक है, अरे यार क्वेश्चन पढ़ते हैं आराम से तरीके से, क्वेश्चन पढ़ते हैं. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, BET LTD incurred loss in business up to current quarter of the financial year 2017-18. The company has declared dividend at the rate of 11, 16, 18 respectively immediate preceding 3 financial year. ठीक है भाई, एक कंपनी लॉस में चल रही है, लॉस है किसी कंपनी को. ठीक है, और वो डिविडेंड बांटना चाहती है. क्या वो डिविडेंड बांट सकती है? पहला यस, बांट सकती है. अब कितना, वो बात करेंगे. In spite of loss, the board of director company had decided to declare interim dividend at the rate 15%. 15% उन्होंने डिसाइड किया करंट ईयर के अंदर. अच्छा, लॉस है तो डिविडेंड कैसे बांट सकती है? पुराना जो प्रॉफिट पड़ा होगा ना, मैंने बोला ना 500 करोड़ को मान लो किसी को प्रॉफिट होगा, तो उसने बांटे थे 100 करोड़, 400 करोड़ तो उसके पास पड़े ना. हर साल रिजर्व में कुछ ना कुछ पैसा रखती है वो अपने पास, तो वो कुछ ना कुछ बांटेगी. ऐसा तो है नहीं कि नहीं बांटेगी, है ना. क्या होगा, पेंसिल कंसिडर. देखो, अब वो कुछ ना कुछ तो बांटेगी, ऐसा तो है नहीं.
अब देखो, एग्जामिन द डिसीजन VT LTD स्टेटिंग द प्रोविजन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ये ले लेते हैं भाई, यहाँ पर देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि पिछले 3 साल के अंदर इसको 3 साल से एवरेज निकाल लो इसका तीनों का। अगर मैंने इनको जोड़ा तो आप जोड़ के बताओगे कितना हो गया, जल्दी से बताओ। 18, 16, 11, फटाफट। 11, 16 प्लस 18, 45 डिवाइडेड बाई 3, 15% आ रहा है। एवरेज इसका 15 आ रहा है। वो कितना बांटना चाहता है? 15 ही बांटना चाहता है। तो ये देखो, मैं समझा के आ रहा हूँ अभी आपको। एक कंपनी है, कंपनी को लॉस हो गया। लॉस के केस में क्या होता है? लॉस के केस में कंपनी डिविडेंड बांट सकती है, बट लास्ट के 3 साल की एवरेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हुआ तो वो डिविडेंड नहीं बांट सकती। ठीक है, ये इतना सा आंसर है इसका। पर लिखेंगे कैसे? देखो, ये पूरा सेक्शन के साथ लिखा उसने। इंटरिम डिविडेंड पूरी कहानी लिखेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी may declare interim dividend during any financial year out of surplus in profit or loss account and out of profit of the financial year in which such interim dividend is out to be declared. However, in case of the company has incurred a loss in the current financial year, the end of the quarter immediately preceding date of declaration interim dividend, such interim dividend shall not be, यहाँ पे आई का लाइन, declare rate of higher than the average dividend declared by the company during immediately होने चाहिए preceding 3 फाइनेंशियल ईयर, लाइक दैट। ये नीचे देखोगे ये दिया उसने, तीनों को जोड़ा। इन द इंस्टेंट के द इंटरिम डिविडेंड शैल नॉट बी डिक्लेयर द रेट ऑफ देन द एवरेज डिविडेंड डिक्लेयर बाय द कंपनी immediately preceding financial year A15 there the decision board of director declared 15% of interim dividend। ये आपने इस तरीके का आंसर लिखा। 4 मार्क्स के डिट्टो बोलेंगे। लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। इसमें एक चीज़ आराम से सुनना, पास कैसे करा जाता है एग्जाम। सबसे पहले आपको बनाना है शॉर्ट में, लॉस के केस में इंटरिम डिविडेंड बांट सकते हैं, यस बांट सकते हैं। कौन सा सेक्शन अलाउ करता है? 123 सब सेक्शन 3। ये सेक्शन अगर आपने डाला तो आपका 80% काम हो गया। बांट सकते हैं, हाँ बांट सकते हैं। कितना बांट सकते हैं? इमीडिएट लास्ट 3 ईयर होती हैं उससे ज़्यादा नहीं बांट सकते। हर केस में क्या करेगा? वो ज़्यादा दे देगा आपको, कभी केस में कम देगा। ज़्यादा दे दिया तो नहीं बांट सकते, कम दिया तो बांट सकते हैं। तो यहाँ दोनों केस बनते हैं येस और नो वाले। आपको ध्यान रखना है, मैंने जो बनाया था तरीका। अब बाकी कुछ नहीं करना, आपको लिखना कैसे? अकॉर्डिंग टू सेक्शन, मैं बताता हूँ। देखो क्या करना है, सेक्शन याद है मुझे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123 सब सेक्शन 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ये लाइन तो चुपचाप चुपकानी है, बाकी यहाँ की हेल्प लेनी है। ये क्वेश्चन की हेल्प लेनी है। ये क्वेश्चन में जो चीज़ दे रखी है उसको घुमा फिरा के लिखना है आपको। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड, हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर कर सकते हैं इंटरिम डिविडेंड एट द रेट ऑफ, ये ऐसे बता दो। अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में तो भी दे सकते हैं, अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो। ये सारी लाइन यहाँ से चुपकानी है, आपको कुछ नया याद नहीं करना, सिर्फ मात्र ये चीज़ें याद रहनी चाहिए कि हाँ और सेक्शन। अगर ये चीज़ याद है तो कोई भी रुक सकता है, आपको 4 में से 3 दे दे, 4 में 4 दे दे, ये नंबर आपके आएंगे ही आएंगे। बस इतनी सी बात याद रखनी है, एक पेज में याद हो जाएगा पूरा चैप्टर। ये समझ गए? अब मैं बात करता हूँ, एक क्वेश्चन दिखा दिया मैंने एग्जाम का। अब आओ अपनी बुक पे, थोड़ा सा पढ़ते हैं। मीनिंग पढ़ ली, अब आओ यहाँ पे। डिक्लेयर ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कौन सा सेक्शन सबसे पहले बोलता है कि डिक्लेयर करना चाहिए डिविडेंड को? सेक्शन आपके स्टार्ट हुए 123 से, यहाँ से। ठीक है, सेक्शन जो मैं बताऊंगा, खाली 4-5 सेक्शन है इसमें, वो याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। टाइम तो लगेगा, देखो क्लासों में 1-1 घंटे की क्लास तो चलेगी, बट आप देखोगे तो फ़ायदा होगा, नहीं देखोगे तो कोई आपकी मर्जी है।
मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ जो डेडिकेशन से मेहनत कर रहे हैं, लॉ में फेल हो जाते हैं या फिर लॉ पहली बार देख रहे हैं जिनको कुछ नहीं आ रहा भाई, तो भाई एक क्वेश्चन देख जाना, आप आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, इन पर फोकस कर लेना बस। बुक भी पढ़ा रहा हूँ इसलिए इंस्टीट्यूट की, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना रहे। डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट, डिविडेंड कैन बी पेड बाय द कंपनी out of profit of the company that year arrived after the providing depreciation accordance with the provisions of section 2। देखो डिविडेंड तो जब वो तभी बांटेगी अपने प्रॉफिट में से ही बांटेगी, लॉस में से तो कोई नहीं बांटता। ठीक है, बांट सकती है, कंडीशन मैंने आपको बता दिया। आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एनी प्रीवियस, हाँ प्रीवियस वाले प्रॉफिट में से बांट सकती है। डेप्रिसिएशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन दैट सबसेक्शन रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड और आउट ऑफ बोथ। बताएंगे क्या कह रहा है। Out of money provided by the central government, state government, payment of dividend by the company in pursuance a guarantee given by the government। अब ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ना, ये वाला, इस पॉइंट पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने पिछले चैप्टर में कराया था, बट मैं इस चैप्टर में भी आपको कराऊंगा वो क्वेश्चन 73 और 74 वाला। डिविडेंड शैल बी डिडक्ट आउट ऑफ द रिजर्व ओनली द कैरिड ओवर अ प्रीवियस लॉसेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हैज टू सेट अप अगेंस्ट द करेंसी ईयर ऑफ प्रॉफिट। ये एमसीक्यू में एक बार लाइन आ चुकी है, कैरिड ओवर द प्रीवियस लॉसेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हैज टू सेट अप अगेंस्ट ये। फर्दर कंपनीज फेलिंग टू रिपे द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक डिपॉजिट अंडर सेक्शन, ये फेल नहीं होना चाहिए। शैल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड, अगर फेल हुआ तो वो डिविडेंड नहीं मार सकती। क्वेश्चन इसी लाइन के ऊपर, हालांकि पिछले चैप्टर में हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, पहला ही क्वेश्चन जो मैंने डाला है इसमें कर चुके हैं, बट मैं दोबारा भाई आपको करा रहा हूँ। ये पिछली क्लास जिसने नहीं देखी वो डिविडेंड ही पढ़ रहा खाली स्पेसिफिक, तो उसके लिए देखो। रेफरिंग द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एबीसी लिमिटेड proposes to declare dividend at the rate of 20 to equity shareholder despite the fact that company has default in repayment of the public deposits accept before the commencement of the act। देखो अगर कोई कंपनी, रूल साफ सीधे शब्दों में है, रूल ये कहता है अगर किसी कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स, तो वो कंपनी डिविडेंड नहीं बांट सकती। भाई पहले पब्लिक का पैसा तो दो, पहले जो बाहर से लिया है, अब डिविडेंड बांटना चालू कर दिए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा कौन सा सेक्शन आपको रोकता है, कौन क्या कहता है, अब ये बताएगा यहाँ पे आपको। ठीक है, पता चला। अब देखो फटाफट देखो तेजी में, ये देखो यहाँ लिखा प्रोविजन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। आपको सेक्शन तो भाई रट्टा लगाना, मेरे को सेक्शन पूरे याद थे, पूरे इन सेंस जो जो पेपर में आते हैं वही मैंने याद किए हुए थे, और वैसे ही पेपर आता है। ठीक है, 60 नंबर आपके आराम से आएंगे। मेरे थ्योरी सब्जेक्ट बहुत बेकार था, बट टचवुड मैंने जिस तरीके से पढ़ाई की आ गई। प्रोविजन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड 123 सबसेक्शन 6 अपने आप याद करा दूंगा। पहले आपने सेक्शन याद किया 123 सबसेक्शन 3, जिसमें लॉस की बात कर रहा था, डिविडेंड बांट सकते हैं या नहीं। बांट सकते हैं अगर 3 साल से ज़्यादा उसका एवरेज नहीं आ रहा तो। 123 सबसेक्शन 6 ये डिफ़ॉल्ट की बात करता है। किसके डिफ़ॉल्ट की? पब्लिक के डिफ़ॉल्ट की। पब्लिक का डिफ़ॉल्ट है तो वो डिविडेंड नहीं बांट सकता अकॉर्डिंग टू सेक्शन। कौन सा सेक्शन मना कर देता है? 73 और 74 हमने पढ़ा था। अगर किसी पब्लिक डिपॉजिट का पैसा, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया, पिछला चैप्टर देखना आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन पिछले चैप्टर से लिंक है, इसलिए अभी उसका रेफरेंस मैं ले रहा हूँ बार बार। क्यों? पिछले चैप्टर से लिंक है। ये आया द कंपनी एक्ट स्पेसिफिकली प्रोवाइड दैट द कंपनी विच फेल टू कंप्लाई द प्रोविजन ऑफ 73 किससे रिलेटेड है? पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। प्रोविजंस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक इन 74 रीपेमेंट से रिलेटेड है। दोनों को मैं डिस्कस कराएं ठीक से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 73 और 74। इसीलिए इन दिस केस देखो कहानी सिंपल सी है, वो नहीं बांट सकता, बात खत्म हो गई। यही लाइन उसने घुमा फिरा के दुखा। इन दिस इंस्टेंस या इन दिस केस में तो केस लिखता था, यहाँ पे ये लैंग्वेज यूज नहीं करता था, केस लिखता था।
द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एफिशिएंटली टीम प्रपोज डिक्लेयर डिविडेंड द रेट ऑफ 20%। ये सब क्वेश्चन में से चुरा लेता था, आराम से चुराओ, आराम से लिखो। In spite of the fact the company had default the repayment of the public deposit accepted with the commencement of the पूरी कहानी लिख दी। So एक लाइन जोड़ दो इंग्लिश में, according to the above provision declare of dividend by the company is not a valid। सिंपल आंसर। फालतू के लोग टेंशन लॉ लॉ लॉ, कुछ नहीं भैया, लॉ लॉ ऐसे याद हो जाए, मूलियों पे याद करा दूंगा लॉ, पूरी लॉ। अभी तो आपको मैंने वो दिए नहीं निमोनिक वर्ड, मेरे पास निमोनिक भी बना रखे हैं, आराम से याद करें, एक एक पेज में याद हो जाएंगे। एग्जाम के क्वेश्चन है ये सारे, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं डाल दिया यहाँ पे, एग्जाम के हैं ये सब शेयर हो जाएंगे आपको, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। आओ अब आगे थोड़ी सी कहानी पढ़ते हैं पहले, अरे बार बार में क्या भाई, ठीक है। आओ ये वाला पॉइंट डिस्कशन हो गया। द अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई, किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता? द अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई गवर्नमेंट कंपनी इन विच द एंटायर पेड ऑफ शेयर कैपिटल हेल्ड लेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ध्यान रखना, अगर वो बहुत ज़्यादा डीप डाल दे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होते, क्योंकि गवर्नमेंट लोगों का पैसा नहीं मारती, ऐसा सोचना है गवर्नमेंट का। और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन और बोथ स्टेट गवर्नमेंट। नोटिफिकेशन आई थी 2015 में। कंपनी में बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड in any financial year transfer such percentage of its profit for that financial year it may be considered appropriate to the reserve of the company। dividend shall be departed out of the current, यहाँ चल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, देखते हुए चलना भाई। profit only the carry over the accumulated depreciation and losses if any shall be adjusted with the current year। ये कहानी पूरी बोल दी, उसको देना पड़ेगा, इंटरेस्ट वगैरह भी देना पड़ेगा, नहीं बांट सकता। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाले टॉपिक पे भी क्वेश्चन आया हुआ है रिजर्व वाले में। क्या वो रिजर्व में से डिविडेंड बांट सकता है? हमने जितना पढ़ा है कि रिजर्व में से बांट तो सकता है, क्योंकि लॉस के केस में बांट सकता है, तो इस केस में भी बांट सकता है। क्या कंडीशन है पहले देख लेते हैं, एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया इस टॉपिक के ऊपर। तो पहले एग्जाम वाला क्वेश्चन ढूंढते हैं। एक क्वेश्चन ये भी थोड़ा छोटा सा है, 1 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। देखो डिविडेंड कौन बांटता हुआ, ये आया था मेरे एग्जाम में ही आ गया था एक टाइम पे, 1 नंबर में आ गया था। स्टेट वेदर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी में डिक्लेयर इंटरम डिविडेंड। शेयर होल्डर डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, शेयर होल्डर कभी डिक्लेयर डिविडेंड नहीं करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम है ये। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट डिसाइड करती है डिविडेंड देना है या नहीं देना, क्या करना है, क्या प्लान है, वोट डालते हैं। बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कभी भी शेयर होल्डर नहीं बोलता, तो नो लिखना है आपको। रीजन देना होगा तो रीजन भी दे सकते हैं। अब आप उसी से रिलेटेड है, ट्रांसफर से रिलेटेड है, पर उसका छोटा वर्जन है ये। लेट्स सी क्या दिखाता है ये। आज के लिए काम चला लो, क्योंकि थोड़ी सी आज पहली बार मैं इसको कर रहा हूँ, तो थोड़ा पेन वैन का साइज वाइज ये सब चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी इसमें। आज ही ठीक कराए तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ निम्बाहेरा केमिकल्स लिमिटेड proposes to transfer more than 10% of the profits of the company to the reserve of the current year. Advise the board of director of a said company mentioning the relevant provisions of the company that 2013। देखो the board of director chemical limited के proposes to transfer more than 10% of a profit to the company reserve। क्या वो कर सकते हैं more than 10% रिजर्व में? प्रॉफिट से रिजर्व में डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते? वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, यस या नो में आंसर बताना है। आपको कौन सा सेक्शन बोलता है? देखो सेक्शन मैंने भी आपको 2 पढ़ा है। पहला सेक्शन 123 सब सेक्शन 3 मुझे याद हो जाएंगे आपके चक्कर में। लॉस का केस है, लॉस में बांट सकता है यस और नो दोनों है। अगर 3 साल से 3 साल का जो एवरेज है इमीडिएट 3 फाइनेंशियल ईयर है, अगर उससे ज़्यादा नहीं है तो वो बांट सकता है, अगर उससे ज़्यादा है तो नो नहीं बांट सकता। फिर हमने 123 सब सेक्शन 6 पढ़ा, इसका केस था डिफ़ॉल्ट का। अगर 73 मना करता है और रिपेमेंट नहीं किया पब्लिक डिपॉजिट का,
तो वो लोग डिविडेंड नहीं बांट सकते। 2 केस हो गए, याद हो गए। तीसरा केस ये कह रहा है कि मैं 10% से ज़्यादा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ रिजर्व में, प्रॉफिट में से पूछ रहा है। तो ट्रांसफ़र करने के क्या नियम कानून दे रखे हैं कंपनीज एक्ट में, और क्या बात हुई है इसके रिगार्डिंग। द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ 123 subsection of the Companies Act provide that the company may, before the declaration of any dividend any financial year, transfer such percentage of profit for that financial year. It may be considered appropriate of reserve of the company. Therefore, under the Companies Act 2013, amount transferred to reserve out of the profit financial year has been left at discretions of the company acting by its board of director. Therefore, the company is free to transfer any part of profit to reserve as if deemed fit. कंपनी चाहे तो कितना भी ट्रांसफ़र कर सकती है अपने प्रॉफिट का रिजर्व के अंदर। तो इस पर कोई 10% 20% वाली कहानी नहीं है। याद रखना, गलती मत करके आ जाना। सेक्शन याद रखना भैया, कितना ही पैसा रिजर्व में डाल सकते हैं। वो कहेंगे हम लिखेंगे कैसे इस लाइन को, बस सेक्शन याद रखो, काम हो गया। और नोट्स बनाने हैं तो सीधा सा नोट्स बना लो भाई। देखो नोट्स बनते हैं 2 पेज के, 1 पेज के। एग्जाम टाइम पे वो याद करके जाने होते हैं। ये नहीं कि पूरी कहानी रामायण याद करके जा रहे हो। लिखने का तरीका मैंने यहाँ डाल दिया है, लिखते कैसे हैं वो देख लो, ठीक है। एग्जाम में यही लिखोगे नंबर मिल जाएंगे, इस तरीके से लिखोगे नंबर मिलेंगे। 4 का है तो 3 तो मिलेंगे, समझा। और पेपर पूरा 100 में 100 का होने वाला है, 60 तो देगा ना अगर हमने याद कर दिया तो सही से। फाइनल चुटकियों में निकलेगा भाई, बट तरीके से, ठीक है, ऐसे नहीं हवाबाजी में चले जाना। सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं एग्जाम वाले, बस इतने ही क्वेश्चन डाले हो मैंने। अभी अब मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाओ। बुक भी करते रहते हैं साथ के साथ, ऐसा नहीं है बुक नहीं करेंगे। डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व, तो यहाँ बता रहा देयर आर मेनी सिचुएशन व्हेन द कंस्टेंट डिविडेंड कंपनी ओइंग इन adequacy or absence of profit in any financial year, the company proposes to declare dividend out of the accumulated profit earned by it previous year and transfer to the free reserve. Such declaration of dividend shall be made to compliances of rules as discussed below. ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की गई हैं, ये बता रहा हूँ आपको, ये इसकी कहानी है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं आगे की। आगे क्या कह रहा है, एक मिनट, एक मिनट बस। देखो फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ यहाँ पे थे, हाँ, फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA has provided Rule 3 of the Companies Declaration of Payment Rule 2014, thereby when there is the inadequacy or absence of profit in any year, a company may declare dividend out of free reserve. However, the following conditions shall be fulfilled before the declaring dividend out of reserve. रिजर्व में से डिविडेंड दे रहे हैं तो क्या क्या कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर शैल नॉट एक्सीड द एवरेज, मैंने बताया ना ये लॉस का केस था, 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये कहानी है इसके अंदर। The total of the dividend for accumulated profit shall not be exceed 1/10 of the sum of paid share capital and free reserve as appearing in the latest audited financial year. ये भी कंडीशन से क्वेश्चन बना सकता है वो, पहले इससे बनाया इससे भी दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 1/10 होना चाहिए, 1/10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। The amount on the first utilized to set off of losses incurred in the financial year dividend is declared before any dividend in respect of equity share is declared. पहले भाई सेटअप होगा, देन आफ्टर जो पैसा बचेगा, लॉसेस वगैरह हुए उसमें सेटअप होगा, देन बचेगा तो बांटेंगे, नहीं तो नहीं। द बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर सच विड्रॉल शैल नॉट फॉल 15% ऑफ इट शेयर कैपिटल एज अपीयरिंग द लेटेस्ट ऑनर। 15% से 15% जो होता है ना रिजर्व के अंदर, जो पैसा हम रखते हैं बिजनेस डे टू डे एक्टिविटी के लिए पैसा चाहिए, रिजर्व में रख लेती है कंपनी, तो 15% से कम नहीं होना चाहिए, तो डिविडेंड बांट सकते हैं, ठीक है। डिपॉजिटिंग ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड, ये कह रहा है कि कितने दिन के अंदर डिपॉजिट हो जाना चाहिए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है
डिपॉजिट ये क्वेश्चन में करा कॉमन डिविडेंड के ऊपर डिपॉजिट के लिए देखो इन टर्म्स ऑफ सेक्शन इसमें 1 नंबर का आ सकता है ये 123 सबसेक्शन 4 ऑफ द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड शैल बी डिपॉजिटेड इन द शेड्यूल बैंक इन द सेपरेट अकाउंट विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड 5 days के अंदर दूसरे अकाउंट के अंदर हो जाना चाहिए। यहाँ गलती क्या होती है कुछ और समझ लेते हैं इस लाइन का मतलब द सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट कंपनी विच इज एंटायर पेड ऑफ शेयर कैपिटल हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा गवर्नमेंट से हटा लिया इसने 5 दिन के अंदर दूसरे अकाउंट के अंदर जमा हो जाना चाहिए पर शेयर होल्डर के पास कितने दिनों के अंदर पहुंच जाना चाहिए वो नहीं बताया जमा हो जाना चाहिए। ध्यान रखना ये जमा की बात कर रहा है ये नहीं बोला है कि आप उसको दे दोगे 5 दिन के अंदर शेयर होल्डर को नहीं जमा हो जाएगा दूसरे अकाउंट में कैसे यहाँ समझ लो। यहाँ पे बैंक ने 500 करोड़ बांटने की बात की ये 500 करोड़ बैंक में एक नया अकाउंट खुलेगा एक नंबर नाम दिया जाएगा डिविडेंड के नाम से या कुछ भी कंपनी के डिविडेंड वो 5 दिन के अंदर जैसे डिक्लेयर 5 दिन के अंदर इस बैंक के अंदर जमा कर दो ये बैंक फिर जैसे ही बढ़ना चालू हो जाएगा तो शेयर होल्डर को यहाँ से बढ़ जाएगा डिटेल शेयर कर देगी कंपनी शेयर होल्डर की यहाँ से। मैंने अभी ये नहीं बोला कि शेयर होल्डर को 5 दिन के अंदर मिल जाएगा गलत क्वेश्चन इंटरप्रेटेड मत कर लेना वहाँ एग्जाम में यही पूछ टेस्ट करता हूँ ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया है देखो आपके लिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है दो बढ़िया क्वेश्चन बनाया था ये 6 नंबर का बनाया था भाई आपके लिए। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ XYZ कंपनी लिमिटेड एट इट्स मीटिंग डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑन इट्स पेड अप equity share capital which was later on approved by the company annual general meeting. In meantime the director at another meeting of a board decided by passing a resolution to divert the total dividend to paid up shareholder for a purchase of investment for the company. As a result dividend was paid in the shareholder after 45 days. देखो यहाँ कह रहा है कितने दिनों बाद as a result of dividend was paid up आफ्टर 45 डेज एग्जामिन द प्रोविजन ऑफ द कंपनी ईयर 2013 पहला केस बना के दिया उसने पहला केस कह रहा है द वेदर द एक्ट ऑफ डायरेक्टर इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट ऑल्सो इन कंसिक्वेंस क्या परिणाम है सेल फॉलो द अबव ऑफ एक्ट ऑफ डायरेक्टर। तो देखो सिंपल सा आंसर है इसका पहले तो ये बताएगा पूरी कहानी। ये कह रहा है 124 सेक्शन हमारा 124 एक्ट where a dividend has been declared by a company but has not been paid or claimed within 30 days from the date of declaration to any shareholder entitled to payment of the dividend, the company shall within 7 days from the date of expiry of said period 30 days transfer the total amount of dividend which will remain unpaid or unclaimed as to a special account to open by the company that we earn। वो अलग चीज़ थी ये अलग चीज़ है ठीक है मैं बताऊंगा ये क्या है। ये कह रहा है इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को बता रहा हूँ मैं आपको। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि विद इन 30 डेज के अंदर शेयर होल्डर को पैसा पहुंच जाना चाहिए विद इन 30 डेज। अगर नहीं गया तो जो 7 दिन ये 30 दिन खत्म होने के बाद 7 दिन जिसको नहीं गया वो पैसा एक नया अकाउंट खुलेगा इसका नाम रहेगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट विद इन 7 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। समझ में आ रही है वो 5 दिन के अंदर तो एक अकाउंट में जमा होंगे वहाँ से ही बटेगा 30 दिन के अंदर चले जाने चाहिए सारा पैसा। अगर नहीं जा पाया इन केस कोई डिटेल कोई शेयर होल्डर की डेथ हो गई या बैंक अकाउंट में कोई दिक्कत है IFSC कोड में दिक्कत है तो वो हम कॉन्टैक्ट करेगी बैंक कॉन्टैक्ट करेगी जो भी करेगी कंपनी करेगी। नहीं हुआ तो वो एक नाम दे दिया जाएगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट वो उसमें पड़ा रहेगा। आगे की क्या कहानी कहता है ये आगे कहानी समझो याद कराऊंगा मैं ये तुम्हें टेंशन मत लो। फर्दर अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू सेक्शन 127 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वेयर अ डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय अ कंपनी बट हैज नॉट बीन पेड और वारंट इन रेस्पेक्ट देयरऑफ हैज नॉट बीन posted within 30 days from the date of declaration to any shareholder entitled to payment of dividend
Every director of the company shall, if knowingly or partly, default in liable to punishment under this said section. अगर किसी ने जानबूझ के नहीं दिया तो इसमें डायरेक्टर का डिफॉल्ट रहेगा और उसके ऊपर पेनल्टी ठोकी जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इन द प्रेजेंट केस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ XYZ लिमिटेड एज मीटिंग declare dividend on its paid up share capital which was later approved by the company annual general meeting. In the meantime, the director at another meeting of the board of directors by passing a resolution to divert the total dividend paid the shareholder for purchase investment of the company. As result, dividend was paid to shareholder after 45 days. ठीक है, देखते हैं। अभी पहले तो इसने कहानी सुनाई है, अभी बताएगा यहाँ पे पहले केस में। सिंस डिक्लेयर डिविडेंड हैज नॉट बीन पेड क्लेम्ड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन टू एनी शेयर होल्डर एंटाइटल्ड टू पेमेंट डिविडेंड, 30 दिन के अंदर एंटाइटल्ड हो गए, उन्होंने दिया नहीं। द कंपनी शैल विद इन द 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ 30 days ट्रांसफर द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड विच रिमेन अनपेड और अनक्लेम्ड स्पेशल अकाउंट खोलो, इसने नहीं किया। ऑन द बिहाफ ऑफ एनी शेड्यूल बैंक टू कॉल अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ये सब चीज़ें नहीं की तो लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलेगा? 127 सेक्शन क्या बोलता है कि भाई आपने जानबूझ के नहीं दिया। अभी कह रहा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द वॉल्यूशन ऑफ, जो रूल है वो सेक्शन जो कहता है वो सेक्शन ये है भाई, 127 सेक्शन ये कहता है कि आपको विद इन 30 days के अंदर करना था, आपने नहीं किया तो आप लायबल हो पेनल्टी के। यही सारी कॉन्सिक्वेंस द फॉलोइंग आर द कॉन्सिक्वेंस वॉल्यूशन एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल बी नोइंगली, और ये जानते थे और इम्प्रिजनमेंट में भी एक्सटेंडेड पेनल्टी वगैरह बताने लग गए। ये यहाँ पर पेनल्टी है सारी। ठीक है, याद कराऊंगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में, इसकी मैं नेक्स्ट क्लास भी लूँगा, नेक्स्ट क्लास लूँगा उसमें मैं आपको ये कराऊंगा। ठीक है, अभी आपको इतना ही कर लो, इसकी नेक्स्ट क्लास लूँगा मैं, या नेक्स्ट क्लास ना लूँ या इसी क्लास में ख़त्म कर देता हूँ। देखता हूँ, 1 मिनट रुको, एक ही क्वेश्चन वैसे बचा हुआ है, ज़्यादा तो बचा नहीं है, वहाँ थोड़ा सा बताना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं इसका। What would be your answer in case of the amount of dividend to a shareholder it adjusted by the company against certain dues to the company from the shareholder? What would be your answer in case the amount of dividend to shareholder is adjusted by the company against certain dues to the company from the shareholder? अब सेकंड केस में क्या कहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। सेकंड केस देखो, सेकंड केस क्या कह रहा है, द कंपनी शैल ऑल्सो बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट, कंपनी को भी क्या करना पड़ेगा, कुछ बियर करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 18%, MCQ में भी आ सकता है 18% वाला पॉइंट, ड्यूरिंग द पीरियड विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यू। If the amount of dividend the shareholder is assisted by the company against the certain dues, the company from the shareholder to failure to pay dividend within 30 days shall not be deemed to be an offence under the provision 127। ये offence नहीं है, अगर किसी के से पैसे लेने थे कंपनी को और उसने डिविडेंड से एडजस्ट कर लिए हैं तो वो फेलियर नहीं माना जाएगा 127 सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो अब तक आपने जो सेक्शन पढ़े हैं ध्यान रखना, आपके सेक्शन एक एक काम के हैं, इसमें ही ये 6-7 नंबर का क्वेश्चन आया है तो आपको लिखना पड़ेगा इसमें। तो सेक्शन ढंग से याद रहने चाहिए, सेक्शन याद नहीं है तो बेकार हो जाएगी कहानी। 4-5 सेक्शन है गिनती के, 123 सब सेक्शन 3, 123 सब सेक्शन 6, इसके अंदर 73 और 74 आ जाएगा। फिर आपने पढ़ लिया 124, फिर आपने पढ़ लिया 127 जो 30 डेज की बात करता है। ठीक है, गॉटेड। फिर आपने पढ़ लिया 123 सब सेक्शन 1 जो ट्रांसफ़र कर सकते हैं कितना भी अमाउंट, किसके अंदर, रिजर्व के अंदर। तो 6-7 सेक्शन है, ढंग से आप कर लोगे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका थोड़ा सा और बताऊंगा, इसको थोड़ा सा बुक की तरीके से और करा दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और छोड़ देता हूँ मैं आपके लिए, 1-2 क्वेश्चन है ये वाला, लास्ट ईयर का ही है, कराऊंगा आपको लास्ट क्लास में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बस, ठीक है।